वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज हम करेंगे जो हमने छोड़ा था कल, क्षुद्र रोग वाला अध्याय है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और क्षुद्र रोग में भी हम पहुंच गए थे शर्करा अर्बुद पे। ठीक है। शर्करा अर्बुद को याद रखने के लिए इसको मतलब इसमें दोष कौन से हैं, तो इसको ऐसे याद रखते हैं। बी मेक शर्करा। ठीक है। बी मेक शर्करा। बी से बात, मे से मेद, के क से कफ। बी में एक शर्करा। ठीक है। तो बी से बात, मे से मेद, ठीक है, और के से कफ। अच्छा, आइए जरा इसको हाईलाइट करते हैं। प्राप्य मास सिरा स्नायु श्लेष्मा मेद तथा नीला। ठीक है। कि भाई मांस सिरा और स्नायु को, इसको गोला कर लेना। ठीक है। मांस को भी, फिर सिरा को भी, फिर स्नायु को भी, इनके ऊपर कौन कौन चीजें बैठ गई? बी में एक शर्करा मतलब बात, मेद और कफ। ठीक है। ग्रंथि गुरवंती भिन्नो असो। हाईलाइट करना, किस किस मान ग्रंथि बनती है? मतलब भिन्न होके कैसा स्राव निकालता है? भिन्नौ असो। ठीक है। भिन्नौ असो मधु सर्पी वसा निपम। कि इसमें ग्रंथि बन जाती है जो भिन्न होके, भिन्न मतलब फट जाती है जब वो, तो कैसा स्राव निकलता है? मधु सर्पी वसा निपम। फिर स्रवेत, कि भाई अब ये जो श्राव जो है क्या करता है? श्रावम अत्यर्थम तत्र वृद्धिम गतो अनिला मास विशेष ग्रथिताम शर्कराम जनिएत पुनः। कि भाई मास फिर से ग्रथित होके शर्करा उत्पन्न कर देता है। दुगंधम क्लिन्नम अत्यर्थम नाना वर्णम तथा सिरा स्रवंती सहसा रक्तम विद्यात शर्करा अर्बुद। तो भीम एक शर्करा, तो इसको याद रखना कि भाई इसमें सहसा रक्त का स्राव होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भाई इसको शर्करा अर्बुद जो है ये हमारा कंप्लीट होता है। अष्टांग हृदय ने सेम माना है इसको शर्करा अर्बुद। शर्करा अर्बुद दोष कौन से हैं? बात मेद कफ। इसमें स्राव कैसा निकलता है? मधु सर्पी बसा के समान। बस ये दोनों चीजें याद रखनी है। फिर अगला आता है पामा विचर्चिका कुष्ठ। इनको कुष्ठ रोग में हम पढ़ाए हैं। ठीक है। अष्टांग हृदय ने नहीं माना। फिर आइए अगला आप, पाददारी। पाददारी किसको बोलते हैं? जो हमारे पैर फट जाते हैं। ठीक है। एड़ियां फट जाती हैं तो। ठीक है। आइए जरा, परिक्रमणशीलस्य, जो मतलब चलते रहते हैं। वायु अत्यर्थ रुक्षो। अच्छा आप बताओ जरा मुझे, बातें वाले अगर आपको याद होंगे, तो मैंने आपको याद क्या कराया था? सनिरुद्ध गुद्द के निरुद्ध होने से मशक के पाद भारी। सनिरुद्ध गुद्द, निरुद्ध प्रकश, मशक और पाददारी, यही चार रोग थे। तो यही आपको मिल गया वायु दोष की वजह से। ठीक है। पादेव कुर्तुम दारी स रुजाम तलम संश्रिता। कि भाई रुजा के साथ होते हैं। ठीक है, चल रहा है अभी तक। ओके। ठीक है। सरुजाम तलम संश्रिता, तो सरुजा के साथ तल में संश्रित होता है पाददारी। हमें याद करने की जरूरत तो नहीं। फिर आइए आगे, कदर। कदर को कैसे याद रखना है? मेरी कदर। मेरी कदर। मेरी कदर मतलब क्या हुआ? कि भाई मेद और रक्त से, मेद और रक्त से। ठीक है। मेद और रक्त से कदर रोग होता है। मेरी कदर से मतलब क्या हुआ? कि भाई मेद और रक्त के, इससे कदर रोग उत्पन्न होता है। तो कदर रोग क्या बता रखा है, इसको हाईलाइट करेंगे। शर्करोन्मत्थिता अपादे क्षते व कंटक आदि भी। ठीक है। कि शर्करा से चाहे भी पैरों में कांटा कूंटा लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेदो रक्त अनुगतेश्च दोषेरवा, मतलब कॉर्न जो होता है। ठीक है। दोषेरवा जायता निर्णाम स किलो कठिनो ग्रंथि निम्न मध्यो उन्नतम अपि। भाई ग्रंथि निम्न मध्य उन्नतो अपि वा। कि भाई किस तरीके से ग्रंथि बन जाएगी ये? कि जो चारों ओर से निम्न किंतु मध्य से उन्नत हो। और किसके समान? कोल मात्रा स रुका, इसको हाईलाइट कर लेना। किसके समान बता रखी है? कोल मात्रा। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कौन से दोष से बनती है? मेद और रक्त से बनती है। भाई ग्रंथि वैसे तो निम्न है लेकिन मध्य से उठी हुई है। ये कदर का कॉर्न ऐसा ही होता है। फिर तीसरा भाई कौल मात्रा। ठीक है। कौल मात्रा, ये इसका साइज मिलता है। अष्टांग हृदय,
अष्टांग हृदय बाकी सेम है। इन्होंने बोल रखा है कीलवत उत्सन्नो, कीलवत उत्सन्नो। फिर आइए आगे। अब ये भोज की जब बारी आती है, ठीक है, भोज की जब बारी आती है, इन्होंने पैरों में बता रखा है, एक चीज याद रखना सुश्रुत ने, ठीक है। भोज क्या बोलते हैं, हाथ और पैर दोनों में, देखो हस्त्यो पादयोश्च अपि, इसको गोला कर लेना, ठीक है। भोज ने हाथों पैरों दोनों जगह मान रखा है इसको। फिर आइए आगे अलस। आइए जरा आलस के लिए क्या बोला। आलस में कोई दोष नहीं है, सीधा सिंपल सा है कि गीले हो जाते हैं पैर, है ना, और फिर वो वेब स्पेसिस में जो बन जाता है, ठीक है। देखो क्लिन अंगुलिया अंतरो, ठीक है, वेब स्पेसिस जो है पादो, कंडू दाह रुगान्विता, इसमें कंडू भी होती है, दाह भी होती है, रुजा भी होती है। फिर दुष्ट कर्दम संस्पर्शा अलसम, इसको गोला कर लेना कि भाई ऐसे गंदे कीचड़ के समान, भाई इसको फील होता है दुष्ट कर्दम के समान, ठीक है। ये कौन है, आपका अलस। फिर आइए रोप रोम कूप अनुगम पित्तम बातेन सह मूर्छिता, कि भाई रोमकूप में पित्त बात के साथ मूर्छित होकर प्रत्यावती रोमाणी तथा श्लेष्मा सशोणिता, कि भाई रोमकूप में जब खालित्य रोग आता है जब, तो खालित्य रोग में हमें पता ही है भाई सन्निपात की वजह से होने वाला है। सन्निपात की वजह से कौन से रोग थे दोस्तों, हमने सन्निपात की वजह से पढ़े थे। किसने, अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया, है ना, बिल से बल्मीक बिदारी का, अग्नि रोहिणी तो है ही है, ठीक है। और तिल से तिलकालक और खिलाया से खालित्य, तो खालित्य में त्रिदोष तो है ही है। इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले बात के साथ पित्त मिला, ठीक है, रोमकूपों में जाकर उनको गिरा दिया, फिर रक्त के साथ कफ उन रोमकूपों को बंद कर गया, उस स्थान से दूसरे बाल पैदा नहीं होते हैं, इसी को इंद्रलूप खालित्य और रुज्य रोग तीनों के तीनों कह दिए। हालांकि भागवत ने इन तीनों को अलग अलग कर रखा है, इसको विमर्श में मार करना। बालों का सहसा गिरना गिरना इंद्रलुप्त है, धीरे धीरे गिरना खालित्य माना है, ठीक है। और रुज्य क्या है, माधव ने, भागवत ने रूढ़िया, माधव ने रूही, भागवत ने इसको चाच पर्याय से लिखा है। अब दूसरा मार्क करना कार्तिक का, कार्तिक ने क्या बोला है, दाढ़ी मूछ का गिरना इंद्रलुप्त है, सिरे के बालों को गिरना खालित्य है, सारे शरीर के गिरने को रूही बोल रखा है। ठीक है। जो जिन इन्होंने जो माधव निदान के ऊपर सॉरी मधुकोश टीका के ऊपर अपनी टीका लिखी है, मधुकोश टीकायाम कार्तिक स्वहा, ठीक है। कार्तिक का अपना मत है कि इंद्रलुप्त जो है वो दाढ़ी मूछ के बाल गिरना है, खालित्य सिर के बाल गिरना है, और रूही सारे शरीर के बाल गिरना है, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर आइए आगे दारुणक रोग। तो मैंने आपको क्या याद करा रखा है, बात कफज का, अंधा यव आज कछुए पर दारुण पाषाण। तो दारुण से कौन सा रोग था, दारुणक कौन से दोष की वजह से, बात कफ की वजह से। देखो जरा कफ वायु के प्रकोप से केशों का स्थान मतलब सिर के ऊपर जो फट जाती है, ठीक है, मतलब सिबोरिक कैपिटाइटिस जो हो जाती है, भाई स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो कफ वायु के प्रकोप से केशों के स्थान पर स्पर्श कैसा हो जाता है, कठिन कंडु युक्त रूक्ष दरारों से युक्त हो जाता है, इसको दारुणक रोग कहते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं। फिर आइए आगे अरुंशिका, अरुंशिका क्या है? सिर के ऊपर ही छोटी छोटी फीसियां हो जाना। मैंने आपको अरुंशिका को बताया था कफ रक्त की वजह से, अहिपूतना के वृषण देख जत्रु में अरुचि, ठीक है। अहिपूतना के वृषण देख जत्रु में अरुचि, हमने एक चीज पढ़ी थी ना। तो अहिपूतना से अहिपूतना, वृषण से वृषण कच्छू, जत्रु से जतुमणि, और अरुचि से अरुंशिका, ये कफ रक्त और कृमि, इसके प्रकोप के कारण मनुष्यों के सिर पे अनेक छोटी छोटी मुख वाली अत्यधिक श्रावयुक्त पीड़िका हो जाती है, तो हमें पता ही है। इन्होंने अरुषि बहुवक्त्राणी बहुक्लेदानी मूर्धनि कफ अश्रिक कृमि को पेन, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई कृमियां भी कारण है मान रखी हैं ऋषिका की। मैंने पीछे अष्टांग हृदय का पाठ तो कहीं लिखा है नहीं। चलिए मैं पीछे एक रह गया मेरे से पार्ट एक, ठीक है। आलस जो है सेम अष्टांग हृदय ने माना है बेटा। फिर अगला आपका खालित्य।
खालित्य जो है ये नहीं मान रखा, इन्होंने अलग से रोग वर्णन कर रखा है। नहीं माना अष्टांग हृदय ने। फिर खालित्य दारुणक नहीं माना। ठीक है। फिर अगला आता है अरुणशिका, नहीं माना। फिर अगला आता है पलित, नहीं माना। ठीक है, सिर के सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो नहीं मान रखे अष्टांग हृदय ने। ठीक है। आइए ये पालित्य। ठीक है, मैंने आपको याद कराया था विविधता की कक्षा में जाले पलते हैं, विविधता कक्षा और जाल गर्दभ। ठीक है, और पलते से पालित्य। ये विविधता की कक्षा में जाले पलते हैं, ये कौन से हैं? पित्त दोष हैं। यही है क्रोध शोक श्रम कृतः शरीर ऊष्मा शिरोगता पित्तम च केशान पचती बलितम तेन जायते, कि ये पलित रोग हो जाता है। ये पलित लिख रखा है, पलित रोग है ये। ठीक है। तो जब शरीरस्थ पित्त सिर में चला जाता है तो हमारा पालित्य रोग होता है। लेकिन कौन से दोष की वजह से है? पित्त दोष की वजह से। अष्टांग हृदय ने नहीं मान रखा। मसूरी का बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो, दाह ज्वर रुजावंत ताम्रा स्फोटा सपीतिका गात्रेषु बदने च अंतर्विज्ञास विज्ञास्ता मसूरिका। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है ये? पहला नंबर गात्रेषु, फिर बदने अंतः, बदने अंतः मतलब मुंह के अंदर की तरफ को। ठीक है, विज्ञा मसूरी का, कि मुंह के अंदर। दूसरे नंबर पे आपका गात्रेषु, गात्रेषु मतलब सारे शरीर के ऊपर। कैसी? दाह ज्वर रुजा और ताम्र स्फोट वाली, ताम्र स्फोट वाली ऐसी पीड़िकाएं उत्पन्न होना, इसको मसूरी का कहते हैं। अष्टांग हृदय ने इसको माना तो है, और इन्होंने क्या बोल रखा है इसको? मसूर वर्ण की पीड़िका होती है। अष्टांग हृदय मसूर, इन्होंने ताम्र वर्ण बोल दिया ना, ताम्र की। इन्होंने मसूर वर्ण की पीड़िका। क्लियर है? मसूरिका के भेद: भाप्रकाश 5 या 7, माधव 7 या 8, और शारंगधर ने 14 भेद माने हैं। ठीक है। मसूरिका के भेद जो हैं, भाप्रकाश ने 5 7, माधव ने 7 8, शारंगधर ने 14 मान रखे हैं। ठीक है। और आगे आइए जरा। अब मसूरिका के बाद अगला आता है आपका मुख दूषिका। ठीक है, मुख दूषिका। देखो, इसको कैसे याद रखना है? कुवारों को मुख दूषिका होती है। किसको होती है? कुवारे। ठीक है, कुवारे। ठीक है। के भी मतलब कफ बात और रक्त दोष की वजह से हमें कौन सा होता है? मुख दोषी का रोग होता है। ठीक है, और किसके सब मुख दोषी का मतलब जो ये जो हमारे एक्ने वल्गैरिस होती है। ठीक है। शाल्मली कंटक प्रख्या। ठीक है, शाल्मली कांटे की तरह कफ मारुत शोणित है, जायते पीड़िकाम यूनाम वक्त्रे च या मुख दूषिका। ठीक है। अष्टांग हृदय ने भी सेम बोल रखा है, और अष्टांग हृदय इसको क्या बोलता है? मेधो गर्भा। सेम अष्टांग हृदय, पर उन्होंने क्या बोल रखा है? इसमें क्या होता है? मेधो गर्वा। फिर आइए अगला, पद्मनी कंटक। कंटकेर आजितम वृतम कंडुमतम पांडु मंडलम। पद्मनी कंटक के समान होगा, तो शाल्मली कंटक के समान मुखदूषिका है। पद्मनी कंटक तो पद्मनी कंटक के समान ही होगा। और भाई कौन से दोष की वजह से है? मैंने आपको बताया था, बात कफज वाले। कौन से अपने बात कफज वाला? मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अंधा यव आज कछुए पर दारुण पाषाण और पद्म कंटक फेंकेगा। फेंकेगा से, फेंकेगा से पंसिका, पद्म कंटक से पद्म कंटक, तो पद्म कंटक बाद कफ दोष से है, और पद्मनी कंटक के समान इसमें होता है सारा कुछ। ठीक है। फिर आइए आगे, अगला आपका चलता है जतुमणि। मैंने आपको बताया था कि भाई अहिपूतना के वृषण देख जत्रु में रुचि। जत्रु से क्या है? जतुमणि। आइए जरा इसको हाईलाइट करते हैं। जतुमणि निरुजम
सम उत्सन्नम मंडलम कफ रक्तजम, कफ रक्त की वजह से है, मैंने आपको कफ रक्त वाले पहले बता दिए। ठीक है। सहजम, तो एक चीज याद रखना बेटा, सहज निरुज, सहज और निरुज, ये लक्षण किस किस में है? ये आपके जतुमणि न्यच में, न्यू जात, इसको कैसे याद रखना, न्यू जात। न्यू जात का मतलब क्या हुआ, न्यू से न्यच और जात से जतुमणि, इन दोनों को सहज निरुज बोला गया। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे एक और चीज थी, चलो उसको आगे देखते हैं जरा कहाँ पे आता वो। ठीक है। सहजम निरुजम, ये हमारे पास लक्षण किसमें है? सहज मतलब जो हेरिडिटिकली चल रहे हैं, ठीक है, मतलब जो पैदा होते ही चल रहे हैं हमारे साथ। निरुज मतलब जिसमें कोई पेन नहीं है। फिर आइए आगे, अगला आता है मशक। मशक क्या है? अवेदनम स्थिरश्च एव यस्य गात्रेषु दृश्यते माशवत कृष्ण। ठीक है, कि भाई बिना वेदना के स्थिर, जहाँ पे मतलब मत्स्य जो होते हैं, जो हमें मोल्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मशक। तो माशवत कृष्ण उत्सन्नम सबको पता है, सबको भाई मोल्स होते हैं। ठीक है। फिर आइए आगे, तिलकालक। तिलकालक क्या है? कृष्णानि तिल मात्राणि निरुजानि समानानि च। ठीक है। बात पित्त कफ, कफ उद्रे उद्र के तान। मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अग्नि ने रोहिणी को बिल में तिल काट कर खिलाया, तो भाई तिल से तिलकालक सन्निपातज है। अच्छा, ये तो मैंने अष्टांग हृदय का पाठ फिर छोड़ दिया। अच्छा, जतुमणि अष्टांग हृदय ने सेम मान रखा है, मशक सेम मान रखा है, और तिलकालक सेम मानना है। ठीक है। तो इसको मैं सेम 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 लिख सकता हूँ। सेम अष्टांग हृदय, सेम अष्टांग हृदय, सेम अष्टांग हृदय। ठीक है। आइए जरा अब अगला, न्यच। न्यच को ठीक है, न्यच को क्या बोल रखा है? मंडलम महद अल्पम वा श्यामम वा यदि वा सितम सहजम निरुजम गात्रे। सहज निरुज जो होगा, सहज और निरुज, इसको क्या बोलते हैं? न्यच बोलते हैं। फिर आइए चर्मकील। चर्मकील जो है समुत्थान निदाना व्यायाम, हमने इसको निदान स्थान में पढ़ा है। और चर्मकील में दोष क्या था? निदान स्थान में अगर आपको याद होगा, अर्श वाले में बयान वायु और प्लस कफ। ठीक है। आइए जरा अब आगे, व्यंग। अब व्यंग के लिए चरमकील जो है, इसका वर्णन नहीं कर रखा है अष्टांग हृदय ने। ठीक है। सॉरी, अष्टांग हृदय ने चरमकील का सेम वर्णन कर रखा है, लेकिन न्यच की जगह लांछन मान रखा है अष्टांग हृदय ने। ठीक है। न्यच की जगह लांछन मान रखा है। फिर आता है व्यंग रोग। व्यंग रोग जो है, इसको क्या बोल रखा है भाई? अष्टांग हृदय ने इसको सेम बता रखा है वर्णन, सेम। ठीक है। अष्टांग हृदय, इसमें क्या एक लक्षण है हाईलाइट करने वाला, देखो, क्रोध आयस प्रकोपिता वायु पित्तेन संयुक्ता, बात पित्त, ओहो, बात पित्त के साथ मिलकर। ठीक है। तो हमें पता ही है भाई, वृद्ध इंद्र वीआईपी के व्यंग पर चुप है। तो मैंने आपको व्यंग रोग बता रखा था, व्यंग रोग आ गया भाई। इंद्र बिरदा पहले आ चुका है ना, पद्म पुष्कर के लेकर घूमता है वो। ठीक है। तो क्रोध आयस प्रकुपिता वायु पित्तेन संयुक्ता सहसा मुखम मागत्य मंडलम विसृजिता निरुजम तनुकम श्यावम मुखम व्यंगम तमादिशेत। तो ये भाई सहसा मुंह के ऊपर आ जाता है, जब वो बात पित्त दोष की वजह से होता है। व्यंग हमें सिर्फ दोषिक अनुबंध ही इसमें याद रखना है। अष्टांग हृदय ने इसको सेम मान रखा है। नीलिका सेम, ओहो, नीलिका सेम मानना है अष्टांग हृदय ने। ठीक है। नीलिका क्या है? कृष्णेव गुणम गात्रे नीलिकाम ताम विनिर्देशेत। ठीक है, कि भाई ऐसे वर्ण की जो नीलिका हमें दिखाई देती है। फिर अगले आते हैं परिवर्ती का रोग। ये जो आगे वाले हैं, ये कोई भी नहीं मान रखा। ठीक है। अष्टांग हृदय ने नहीं माना। ठीक है। इसको मैं नहीं माना ही लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे, नहीं माना मतलब इसके लिए बोल रखा है। देखो, मर्दनाद पीडनाद च तथैव अभिघातात् मेड्र चर्मा यदु यदा वायुर्भज्यते सर्वतश्चरा, इसको हाईलाइट कर लेना।
सर्वतश्चर वायु, सारे शरीर में संचरण करने वाली वायु कौन सी है? ब्यान वायु। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, परिवर्तिका होती क्या है? हमारी पैराफाइमोसिस है ना, प्रोफ्यूजल स्किन पीछे को चलेगी तो पैराफाइमोसिस होगी। परिवर्तिका है, हमें ये तो पता चल जाता है। लेकिन इसको क्या बोल रखा है, कौन सा दोष की वजह से दोस्तों? वायु सर्वतश्चरा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सी वायु जो सारे शरीर में संचरण करती है, दैट इज ब्यान वायु। तो ये भाई ब्यान वायु की वजह से होता है। फिर भाई तदा बात उपसृष्टम तू चर्मम प्रति निर्वर्तते मणे अधस्तात, मणे मणे बोलते हैं ग्लांस को, ठीक है। कोशस्य ग्रंथि रूपेण लभते सवेदना दाहश्च पाकम च व्रजति क्वचित मारुत आगंतुक संभूता विद्याताम परिवर्तिका। इसको हाईलाइट कर लेना, किस दोष की वजह से हो रहा है ये? बात और आगंतुज उन कारणों से परिवर्तिका हो रहा। आगंतुज मतलब कोई फोर्सफुल वैसे ही हो गया, है ना, रिट्रैक्शन हो गया। तो सा कंडू कठिना च सा एव श्लेषम समुत्थिता। फिर आइए आगे अवपाटिका। अवपाटिका क्या है कि अल्पीय खाम यदा हर्षाद बालाम गछेत स्त्रियाम नरा। कि भाई अब पार्टिका क्या है, इसको बोलते हैं प्रेफ्यूजल टीयर, ठीक है। दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब परिवर्तिका में पैराफॉर्मेसिस होता है, जो ग्लांस पेनिस के पीछे जाके रिंग रुक जाता है। और जो ये है अब पार्टिका है, इसमें प्रिफ्यूजल टेयर हो जाता है। दोनों में ही सर्कमसीजन करना पड़ता है हमें एंड में, क्योंकि इसमें जो है ये पेनफुल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे यूरिन लगता रहता है बार बार, अगर तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है और मैसिव बर्निंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्पीय खाम यदा हर्षाद बालाम गच्छेत स्त्रियाम, की भाई अगर बाला स्त्री के साथ इन्होंने कारण बता दिया। हस्ताभिघाताद दूसरा कारण बता रखा है। चरमाणी उद्वर्तति बलात् मर्दनाद पीड़नाद अपि शुक्र वेग विघाताद। अब अपाटिका, तो अपाटिका रोग आप प्रिफ्यूजल टेयर को बोलते हैं। कोई नहीं, इसको इसको अष्टांग हृदय ने नहीं माना, नहीं माना। फिर आइए अगला, इनके बाद आता है निरुद्ध प्रकर्ष। ये है फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या है कि प्रिफ्यूजल रिंग जो है वो टाइट है, ठीक है। वही उसी की इमरजेंसी, सर्जिकल इमरजेंसी फाइमोसिस नहीं है, दैट इज पैराफाइमोसिस। पैराफाइमोसिस सर्जिकल इमरजेंसी है। फाइमोसिस को तो आप प्लांट सर्जरी में लेते हैं, लेकिन पैराफाइमोसिस जो है उसको प्लांट सर्जरी में नहीं लेना है। फिर आइए निरुद्ध प्रकर्ष। बात उपसृष्टम एव तु चर्म संश्रेत मणि मणि चर्म उपनद्दस्तु मूत्र स्रोतो रुणद्धि च निरुद्ध प्रकर्षे तस्मिन। तो मूत्र स्रोतो रुणद्धि की मूत्र के, इसमें एक सिम्टम अगर आपको याद होगा, बैलूनिंग एक सिम्टम मिलता है ना। जो फाइमोसिस है, बैलूनिंग क्या होता है कि भाई क्योंकि आगे से रिंग टाइट है, तो भाई यूरिन निकलने से पहले स्टोर होता है, तो जैसे बैलून फूल जाता है ना, तो ग्लांस और प्रिफ्यूज के बीच में जो डिफरेंस होता है वहां पे बैलूनिंग हो जाती है, ठीक है। तो यही बात लिख रखी है इन्होंने, मणि चर्म उपनदस्तु स्रोतो रुणद्धि च। स्रोतो से रुद्ध हो जाते हैं। निरुद्ध प्रकर्ष तस्मिन मंद धारम अवेदनम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूत्रम प्रवर्तते जंतोर मणि च विदीर्यते निरुद्ध प्रकर्षम विद्यात सरुजम बात संभवम। तो आपको पता चल गया। आप बताओ बात दोष की वजह से कौन से थे? सनिरुद्ध गुद्द के निरुद्ध होने से मशक के पार पाद भारी। हमने बाकी तो सारे देख लिए, मशक भी सॉरी एक रह गया, सनिरुद्ध गुद्द रह गया आगे। निरुद्ध प्रकाश मिल गया हमें, पादारी मिल गया हमें, मशक हमें मिल गया। आइए जरा सनिरुद्ध गुद्द को देखते हैं। सनिरुद्ध गुद्द क्या है कि जो लिवेटर एनाई हमारी मसल होती है, कौन सी मसल होती है? लिवेटर एनाई, है ना, जो फीकल कॉन्टिनेंस को मेंटेन करती है। फीकल कॉन्टिनेंस को कौन मेंटेन करता है? लिवेटर एनाई मसल, है ना। एक्सटर्नल स्फिंक्टर नहीं रोकते हैं स्टूल को, स्टूल को रोकता है जो रेक्टम के पास लिवेटर एनाई मसल होता है, ठीक है, जिसको पेल्विक फ्लोर मसल्स में काउंट किया जाता है। तो वो लिवेटर एनाई बिल्कुल ऐसे करके उसको पुल करके रखता है अपनी तरफ को, एंटीरियर की तरफ को पुल करके रखता है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर उसकी अकोमोलेशन होती रहती है। फिर क्या होता है, जैसे ही पेशेंट स्क्वैट पोजीशन पे बैठता है, वो सीधा का सीधा स्टूल नीचे गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लैट्स सॉरी लिवेटर नाई मसल जो है वो पीछे की तरफ को रिट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से स्टूल पास होता है, ठीक है। तो ये सन्निरुद्ध गुद्द जो बता रखा है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स की बात नहीं की गई है, जो मुझे समझ आता है। ये इंटरनल, ये लिवेटर नाई मसल की बात की गई है, जो एनल कैनाल में अंदर जाके दो मतलब 4 सेंटीमीटर से ऊपर होती है। देखो, वेग संधारणात वायुर्बेहतो गुदम आश्रिता निरनद्धि महत स्रोतसम, निरनद्धि महत स्रोतसम सूक्ष्म द्वारम करोति च।
ठीक है। सूक्ष्म द्वारम करोति च, फिर मार्ग से सौक्ष्म्याद कृच्छेण पुरुषम तस्य गच्छति, कि मार्ग टाइट होने की वजह से उसको, और ये अगर फाइब्रोज्ड हो जाए इन एनी केस लिबैटर एनाई मसल, तो ये इसके जितना डिजास्टर नहीं कर सकते हम पेशेंट के साथ कभी भी। ठीक है। सनिरुद्ध गुदम व्याधि में एनम विद्यात सुदुस्तरम, इसको सनिरुद्ध गुद बोलते हैं। फिर आइए अहिपूतना। ठीक है। अब कफ रक्त दोष की वजह से, आपको तो पता ही है, ठीक है, कफ रक्त दोष की वजह से कौन कौन से रोग मान रखे हैं। कफ रक्त की वजह से हमें याद है, कफ रक्त की वजह से क्या था, किसके देख के, अहिपूतना के वृषण देख, अहिपूतना, वृषण से वृषण कच्छू, ये अभी आगे आने वाले हैं। ठीक है। जतु में अरुचि, अरुचि का हो गया पीछे, जतु से जतुमणि, ठीक है, जत्रु में रुचि था ना। तो आइए, अच्छा, सनिरुद्ध गुद अष्टांग हृदय ने सेम माना है, सेम अष्टांग हृदय। अहिपूतना नहीं माना। ठीक है। अहिपूतना क्या है, शक्रिन मूत्र समायुक्ते अधोते अपाने शिशोर भवेत, कि भाई शकृत और मूत्र से युक्त अपान के, अपान मतलब पेरियनल रीजन जो है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे ने स्टूल पास कर दिया, हम डायपर पहना के रखते हैं, उसकी वजह से अहिपूतना रोग होता है। कौन से दोष की वजह से, कफ रक्त की वजह से। ठीक है। शून्य स्थान से कंडु रक्त कफ उद्भवा, कंडु अनायत क्षिप्रम स्फोटा श्रावस्य जायते एकी भृतम व्रणम व्रणे घोरम तम अहिपूतनम, कि भाई ये उसकी वजह से, डायपर उसकी वजह से, स्टूल की वजह से ये रहता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कृष्ण, सॉरी, अहिपूतना। माता जब धोती नहीं है इसको अच्छे से। ठीक है। फिर आइए अगला, वृषण कच्छू, ये फिर से किस कौन से दोष की वजह से है वृषण कच्छू, ये अष्टांग हृदय ने नहीं माना। ठीक है, नहीं माना। फिर इससे अगला, गुदव्रंश नहीं माना, अष्टांग हृदय ने ये कोई भी नहीं माने हैं। ठीक है। आइए जरा वृषण कुछ कच्छू, कच्छू वृषण कच्छू क्या है, कि स्क्रॉटल रीजन पे अच्छे तरीके से सफाई नहीं करने से जो क्लेद उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से खारिश होना शुरू होती है। देखो, स्नान उत्सादन हीनस्य मलो वृषण संसिता प्रक्लिद्यते यदि यदा स्वेदात सा कंडुम जन्ये तदा तत्र कंडुनाथ क्षिप्रम स्फोटा श्रावस्य जायते प्राहु वृषण कच्छू ताम श्लेषम रक्त प्रदोषजम, इसको वृषण कच्छू रोग बोलते हैं। भाई इसमें कंडू होता, स्फोट हो जाता है, हमें पता ही है ये। ठीक है। फिर आइए आगे, गुदभ्रंश, गुदभ्रंश किसको हो रहा है, प्रवाहन अतिसाराभ्याम, कि भाई प्रवाहन करने से अतिसार रोग से, निर्गच्छति गुदु गुदम बही रुक्ष दुर्बल देह से तम गुदभ्रंशम आदिशेत, इसको गुदभ्रंश रोग बोला जाता है। तो गुदभ्रंश रोग कौन से दोष की वजह से, दोष नहीं बता रखा कि भाई क्यों हो रहा है, कि भाई अतिसारी व्यक्ति अगर प्रवाहन करता रहता है तो। 2 मिनट देना जरा। अच्छा चलिए, तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा ये खत्म होता है। ठीक है। जो क्षुद्र रोग हैं। ठीक है। क्षुद्र रोगों के बाद, इसके बाद आगे आता है जो हमारा, वो है शूक दोष। ठीक है। शूक दोष का वर्णन की जब बारी आती है दोस्तों, तो शूक दोषों का वर्णन हमें जो है कहाँ कहाँ मिलता है, अष्टांग हृदय ने, यहाँ पे लिख देता हूँ, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 33 में, उत्तर तंत्र 33 चैप्टर में 23 गुह्य रोग मान रखे हैं। कितने गुह्य रोग मान रखे हैं, 23। ठीक है। शारंगधर ने, शारंदर शूक दोष कितने मान रखे हैं, 24। ठीक है। 30 जो है, मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। चलो अच्छा, आगे आइए। सबसे पहले शूक दोष पे, शूक दोष की संख्या पता चल गई। भाई इन्होंने 23 मानी है, 24, और सुश्रुत ने कितनी मानी है, 18।
18 किसने मान रखी है? सुश्रुत ने। फिर आइए, सबसे पहले शुक दोष क्या थे? शुक दोष थे कि भाई किसी भी कारण से हमने फिनाइल उसको चेंज करने की कोशिश की, तो साइज चेंज करने की भाई कुछ ऐसा भी जो फिनाइल उस पे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो कुछ एक इफेक्ट की वजह से जो चीजें आना शुरू हुई, उनको शूक दोष बोला गया, ठीक है। शूक दोषों में सबसे पहले आता है सर्शपिका, ठीक है। सर्शपिका जो है दोस्तों, क्या हमने सर्शपिका कोई और चीज भी पढ़ी है? सर्शपिका और क्या है? सर्शपिका और है प्रमेह पीड़िका, ठीक है। फिर अष्टीलिका, ये किसमें पढ़ा अष्टीलिका? और हमने अष्टीलिका व्याधि हमने बात व्याधियों में सेम पढ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपको पूछे जाएंगे कि भाई अष्टीलिका क्या है, बात व्याधि भी है, शूक दोष भी है, ठीक है। सर्शिपिका क्या है, प्रमेह पीड़िका भी है, शूक दोष भी है। फिर आता है ग्रथित कुंभिका। कुंभिका कौन सा रोग है? वर्तमगत रोग है, और ठीक है। फिर अलजी, अलजी ये क्या है? फिर से आ जाती है अलजी, आपकी कौन सी वाली है? ये प्रमेह पीड़िका भी है, संधिगत रोग भी है। तो अलजी, इस अलजी को यहां से पकड़ता हूं, ठीक है। ये क्या है? प्रमेह पीड़िका और संधिगत, नेत्र संधिगत रोग है, ठीक है। फिर अगला आता है विमृदित समूढ़ पीढ़ी का अवमंथ। अवमंथ जो है ये कर्णपाली का उपद्रव है, ठीक है। कर्णपाली का उपद्रव, अवमंथ कर्णपाली उपद्रव, ओके। फिर आइए आगे आप, पुष्कारिका स्पर्श हानि उत्तमा। शतपौनक, शतपौनक क्या है? भगंदर का एक भेद, ठीक है। आपको पूछा जाएगा शतपौनक क्या क्या है, तो आपको दोनों के दोनों ये क्लियर चाहिए। फिर अगला आता है तिलकालक। तिलकालक और क्या है? क्षुद्र रोग, ठीक है। तो आप इनको अलग से एक पेज पे खुद लिख लेना, मैंने इनके आसपास लिख दिए नाम आपको, ठीक है। फिर आइए सबसे पहले सर्शपिका। सर्शपिका क्या है दोस्तों? देखो, कफ रक्त की वजह से है एक तो चीज, ठीक है। कफ रक्त, कफ रक्त की वजह से है, ठीक है। गौर सर्षप तुल्य, कुछ याद करने की तो जरूरत है नहीं। शूक दुर्भुग्न हेतु का, दुर्भुग्न हेतु का मतलब क्या हुआ कि भाई असम्यक रूप से प्रयुक्त शूकों की वजह से, ये कफ रक्त की वजह से हमारे पास क्या आता है? सर्शपिका आता है। फिर आगे अगला आता है अष्टीलिका। अष्टीलिका किसकी वजह से है? बात दोष की वजह से। कौन से दोष है ये? बात दोष की वजह से। कैसे लिखा हुआ है देखो, कठिना विषमे अंतरे मारुतस्य प्रकोपात। मिल गया आपको बात दोष। शुके अस्तु विष संभुग्ने पीड़िका अष्टीलिका भवेत। ये क्या है? ये भाई इसमें कठिन पीड़िका उत्पन्न होती है, उसे अष्टीलिका कहते हैं। फिर आइए अगला, ग्रथित। अब ये रोग इकट्ठे आ गए यहाँ पे। सबसे पहले ग्रथित क्या है? शुकर युक्तम। तो भाई अगर आपको पूछा जाएगा विष संभुग्ने, कि भाई विष का, ये विष संभुग्ने लिखा है, इसको एक जगह पे विष बोल रखा है कि भाई ये विषों का प्रयोग करना है। विषों का मतलब कि भाई कोई, जैसे भाई जयपाल हो गया, जैसे भाई बलातक हो गया, जैसे भाई बत्सनाभ हो गया, इनका प्रयोग कर लिया आपने। तो विष संभुग्न से कौन सा हुआ? अष्टीलिका नामक का। फिर अगला आता है शुकर यत पूरितम शश्वत ग्रथितम तम तत् कफोत्थितम। तो कफोत्थित की वजह से कौन सा हो रहा है हमारे पास? भाई आपके पास ग्रथित। ग्रथित कौन सी दोष की वजह से है? कफ की वजह से, ठीक है। फिर आइए अगला, कुंभिका रक्त पित्त उत्थिता। तो कुंभिका कौन से दोष की वजह से है? आरपी, ठीक है। फिर जाम्बवास्थि निभा अशुभा, इसको हाईलाइट कर लेना। कुंभिका कैसी है? जाम्बवास्थि निभा, ठीक है। कि भाई इसमें आकृति कैसे मिलती है कुंभिका में? जामुन की अस्थि के समान। फिर अलजी लक्षण युक्तम अलजीन तम वितर्केत, कि अलजी के लक्षणों, जो हमने प्रमेह में, प्रमेह पीड़िकाओं में अलजी पढ़ी है, उसी के लक्षणों से युक्त होती है अलजी। फिर आइए अगला, अगला आता है आपका मृदितम पीड़ितम यत्तु सर्वदम वायु कोपात। अब इसके अगला जो आता है हमारे पास शुक दोष, दैट इज मृदित। मृदित में दोष कौन सा है? मृदित में, ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे। मृदित में दोष है बात दोष। तो मृदित में फिर से कौन सा दोष आ गया?
बादोष। फिर पाणी भ्याम वृषम सम्मूढ़, सम्मूढ़ पीड़िका। भाई जो इसमें पांचवी चीज आती है इसी श्लोक में, छेवीं, तीन, पांचवी सॉरी ये, ठीक है, सम्मूढ़ पीड़िका आती है कि भाई हाथ से करने से, ठीक है, इसको पाणी व्याम वृषम सम्मूढ़, ये क्या है हमारी सम्मूढ़ पीड़िका। फिर आइए अगला, अवमंथ। अब दीर्घा, ठीक है, दीर्घ बहवश्च पीड़िका दीर्यन्ते मध्यस्तु सोमंता कफसरिक। तो कफ रक्त की वजह से दूसरा एक और कौन सा आ गया, अवमंत। कफ रक्त की वजह से पहला कौन सा था हमारे पास, सरसपी। फिर अगला आता है पुष्कारिका। पुष्कारिका किसके पास है, पद्म पुष्कर संस्थाना। बताइए जरा मुझे, कमल के फूल लेके वहां पे कौन आया था, इंद्रवृद्धा। यहाँ पे कौन है, पुष्कारिका। और ये कौन से दोष की वजह से है, ये पित्त रक्त की वजह से है, ठीक है। पित्त शोणित संभूता पीड़िका, पीड़िका जिता। फिर आइए अगला, स्पर्श हानि। स्पर्श जनेत स्पर्श हानि शोणितम, तो ये कौन से दोष की वजह से है, स्पर्श हानि रक्त दोष की वजह से। फिर अगला आता है उत्तमा। बताओ जरा सबसे उत्तम दाल कौन सी है, मूंग की दाल। तो जब इसको मुद्ग माश उपमा लिखा होगा तो उत्तमा पकड़ लेंगे आप आराम से। उत्तमा में किसके समान है, मुद्ग माश सन्निभा। और उपमा सॉरी, रक्ता पीड़िका रक्त पित्तजा, ये रक्त पित्त दोष की वजह से है। फिर आइए आगे, तो उत्तमा, इसको उत्तमा बोलते हैं। शूक अजीर्ण निमित्त जा, हाईलाइट कर लेना भाई, शूक के प्रयोग से और अजीर्ण की वजह से। उत्तमा रोग किसकी वजह से हुआ, अजीर्ण की वजह से। दूसरा, भाई इसमें किसके समान मिलती है पीड़िका हमें, मुद्गमाश उपमा। फिर आइए अगले, शतपौनक। शतपौनक मतलब मल्टीपल छेद हो गए। ये कौन से दोष की वजह से है, ये है हमारे बात रक्त, ठीक है, बात रक्त दोष की वजह से है। छिद्र अणुमुखे चितम यस्य बात शोणितजम, तो बात रक्त की वजह से है, व्याधि गया शतपौनका। फिर अगला आता है त्वक आदि पाक, ठीक है। एक एक शब्द आता है टीबी मामा। मैं इसको असाध्यता में जब हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे आएगा ये वाला, टीबी मामा। टीबी मामा का मतलब क्या है, टी से तिलकालक, वी से विदर्दी, माँ से मांसपाक, माँ से मांसार्बुद। ये चारों के चारों असाध्य हैं, ठीक है। ये टीबी मामा, इसको टीबी मामा करके याद करेंगे हम, ठीक है। टीबी मामा, टी से तिलकालक, बी से विदर्दी, मांस पाक, मांसार्बुद। आइए जरा पहले इसको त्वक आदि का, इसका त्वक पाक आदि के लक्षण देखते हैं। देखो, कौन से दोष की वजह से हो रहा है भाई, पित्त रक्त की वजह से, ठीक है। पित्त रक्त कृतो त्वक पाको ज्वर दाहवान। फिर कृष्ण स्फोटे स रक्ते पीड़िका बीच पीड़ितम। फिर इसमें पीड़िकाएं मिलती हैं, कुछ याद करने वाला नहीं है। फिर अगला आता है, यस्य बस्तिर रुजा उग्रश गेयम शोणित अर्बुदम मास दोषायण जानियाद अर्बुदम मास संभवम, ठीक है। तो ये मास के दृष्टि की वजह से, अबे, अबे, अबू, हाँ साउंड घटा दिया ना। शीर्यन्ते यस्य मासानि यस्य सर्वाश्व वेदना विद्यातम मास पाकम तू सर्व दोष कृतम विशक, ठीक है। तो मांस पाक जो है ये सन्निपात की वजह से हो रहा है, तो इसको हाईलाइट कर लेंगे हम। फिर आइए, विदृति सन्निपातेन। विदृति जो है ये भी सन्निपात की वजह से है। फिर अगला आता है तिलकालक। तिलकालक क्या बता रखा है इन्होंने, कृष्णानी चित्राणी अन्यथा शूकानी सविषाणी। तो फिर देखो, सविष शूक की वजह से। पीछे हमने सविष शूक की वजह से कौन सा पढ़ा था बेटा, कि भाई विष संभुगने, वो अष्टीली का पढ़ा था। और दूसरा कौन सा है, तो हम ऊपर लिख सकते हैं इनको, ठीक है। विष का प्रयोग, ठीक है। विष से कौन से दो हुए बेटा, अष्टीलिका और दूसरा तिल कालक बेटा, ठीक है। और दूसरा शब्द पूछा जाता है कि भाई अजीर्ण से कौन सा हुआ, तो अजीर्ण किसको हुआ, उत्तम को, ठीक है, उत्तमा, ठीक है। और इसमें किसके समान पीड़िका मिलती है, मुद्गमाश उपमा, ठीक है। और अगला आता है हमारा पतितानी मेड्रे से भाई पतितानी पच्यन्ते आशु मेड्रम निरवशेषता, कि भाई इसका करने से शीघ्र ही वही मेड्र जो है को इसका पाक कर देता। कालानी भूतवानी मासानी शीर्यन्ते यस्य देहान सन्निपात समुत्थन। तो ये भी तिलकाल किस दोष की वजह से, सन्निपात की वजह से है। इस तरीके से आपका ये खत्म होता है। और असाध्य वाले कौन से हैं, टीबी मामा। टीबी मामा जो हैं ये असाध्य आपके शुक दोष माने गए हैं, ठीक है।
आइए जरा अब अष्टांग हृदय ने जो 23 मान रखे हैं वो कौन से मान रखे हैं। इसको कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिखूं, हाँ यहीं लिख लेता हूँ, है ना। देखो, अष्टांग हृदय गुह्य रोग कितने माने हैं, 23। कौन से चैप्टर में, 33 चैप्टर में। कौन से, 18 प्लस उपदंश, मांसकीलक, निवृत्त, निरुद्धमणि, जिसको निरुद्ध प्रकाश बोला हमने, ठीक है, और अवपाटिका। फिर शारंगधर, कितने माने हैं शारंगधर ने, 24। इन्होंने कौन से माने हैं, 18 प्लस निवृत्त, निरुद्धमणि, अपाटिका, लिंगार्ष, परिवर्तिका, और निरुद्ध प्रकश। इन्होंने निरुद्ध प्रकश और निरुद्ध मणि अलग अलग बता रखे हैं, ठीक है। अष्टांग सॉरी शारंगधर जी ने ये, और ये अलग अलग बता रखे हैं, निरुद्ध मणि और निरुद्ध प्रकश। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे 24 खत्म होते हैं। ठीक है, तो आइए जरा आप आगे अगला चैप्टर आते हैं जिसका नाम है भगन निदानम। जब दोस्तों भगन निदान की बारी आती है, 2 मिनट देना जरा मुझे। हाँ, जब भगन निदान की बारी आती है तो भगनों का वर्णन अष्टांग हृदय ने उत्तर तंत्र में कर रखा है। अष्टांग हृदय, अच्छा ये आपको पता चल गया ना, ये वाला श्लोक जो है, ठीक है। टीबी मामा तत्र मास आर्बुद मास पाकश या स्मृता बिरदृषि ना सिद्ध्यंति ये च सुतिल काल का। टीबी मामा असाध्य हैं, असाध्य शुक दोष कौन से, टीबी मामा तिलकालक बिदृधि मास पाक मास अर्बुद। फिर आइए अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र 27 चैप्टर, ठीक है। भगनों का वर्णन कर रखा है इन्होंने। अब भगन का कारण क्या बता रखा है, बोला पतन पीड़न प्रहारण प्रहार आक्षेपण ब्याल मृग दशनम प्रभृति भीर अभिघात विशेष अनेक विद अस्त्राणाम भगनम उपदिशंति, कि भाई ये भगन रोग हो जाता है। फिर आइए अगला, भाई भगन के भेद, भगन के भेद क्या है, तत्तु भंग जातम अनुसार्य मानम द्विविधम संधि मुक्तम कांड भगनम च। ये 2 प्रकार का होता है, एक संधि मुक्त, दूसरा कांड भगन। तो संधि मुक्त और कांड भगन 2 प्रकार के हो हुए, ठीक है। फिर आइए संधि मुक्त के भेद। संधि मुक्त कितने प्रकार का हुआ, अच्छा ये जो संधि मुक्त और कांड भगन है दोस्तों, भागवत ने इसको, मतलब मैं इसको भंग भंग नाम से वर्णन किया। भागवत इनको क्या बोल रखा है, संधि भंग, ठीक है, और अस्थि भंग, भंग नाम से वर्णन किया है। ठीक है, एक चीज तो हमें क्लियर है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या बता दिया कि भाई हमने, भाई गिर गए, प्रहार हो गया, किसी ने पीड़न कर दिया, ब्याल ने काट दिया, है ना, कोई मृग मृग से अभिघात हो गया, तीर मार दिया, कमान कर दिया, जो भी कर दिया, जिन कारणों से भी किया, भाई हमारे पास 2 प्रकार के भग्न पैदा हो गए। तो भग्न अगर आपको पूछा जाए भेद कितने हैं तो 2 हैं, उसको कांड भग्न के मत 12 बता देना, ठीक है। वो वो 2 प्रकार के हैं, संधि मुक्त कांड भग्न। संधि मुक्त 6 प्रकार का, कांड मुक्त 12 प्रकार का। तो संधि मुक्त का मतलब डिसलोकेशंस, कांड भग्न मतलब फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो भग्न जो है उसके 2 भेद हैं, ठीक है। भग्न के 2 भेद हैं, संधि मुक्त को भी भग्न ही बोल रखा है। क्या संधि मुक्त भग्न का भेद है, बिल्कुल है। और कांड भग्न भी भग्न का भेद है। तो भग्न को हम फ्रैक्चर ही ना सोचें, डिसलोकेशन प्लस फ्रैक्चर दोनों अलग अलग कर रखे हैं। फिर संधि मुक्त जो है ये फिर से कितने प्रकार का हो जाता है दोस्तों, हमारे पास 6 प्रकार का, ठीक है। तत्संधि मुक्तम, भाई उत्पिष्टम विश्लिष्ट विवर्तित अवक्षिप्त अतिक्षिप्त तिरिक्षिप्त। 3 क्षिप्त हैं, भाई 3 शिष्ट, 2 शिष्ट हैं, एक भाई विवर्तित है, मतलब उत्पिष्ट विश्लिष्ट, ठीक है, शिष्ट शिष्ट आ गया।
और विवर्तित, फिर भाई अवक्षिप्त, अतिक्षिप्त, तीर्यकक्षिप्त। ये कितने प्रकार का आ गया दोस्तों हमारे संधि मुक्त? 6 प्रकार का। फिर आइए, सबसे पहले संधि मुक्त जब भी होगा, जब भी डिसलोकेशन होगी, तो प्रसारण आकुंचन। प्रसारण आकुंचन मतलब फ्लेक्शन एक्सटेंशन वाली ये चली जाती है, बिल्कुल चली जाती है। विवर्तन आक्षेपण, और भाई रुझा कैसी होती है? फ्रैक्चर क्या है? फ्रैक्चर में अगर आपने फ्रैक्चर को स्टेबल कर दिया, पेन खत्म हो जाती है। ठीक है, फ्रैक्चर को आपने स्प्लिंटेज दे दी, पेन खत्म होगी। डिसलोकेशन में ऐसा नहीं होता, डिसलोकेशन में कॉन्टिन्यूटी में पेन रहती है जब तक कि आपने रिडक्शन नहीं मार दी। ठीक है, तो ये क्या है? पहला देखो, क्योंकि प्रसारण अकुंचन में शक्ति तो चली गई ना उसकी, मतलब जो ज्वाइंट का काम था फ्लेक्शन एक्सटेंशन करना, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन करना, तो प्रसारण अकुंचन और विवर्तन, विवर्तन अक्षेपण अशक्ति, पहला नंबर इन सारी चीजों में अशक्ति होगी। तो पहला सिम्टम हमारे पास ये मिला कि 4 चीजों की हमारे पास भाई अशक्ति होगी। दूसरा सिम्टम क्या आ गया? उग्र रुजुत्वम। ठीक है, दूसरा सिम्टम क्या आ गया? उग्र रुजुत्वम, रुजा बहुत ज्यादा हो रही है। तीसरा सिम्टम क्या आ गया? स्पर्श असहत्वम। तो सामान्य लक्षण क्या है बेटा संधि मुक्त के? कि प्रसारण कुंचन विवर्तन अक्षेपण इनकी अशक्ति हो जाएगी, उग्र रुजा हो जाएगी, स्पर्श असत्वम संधि मुक्त के लक्षण है। फिर आइए अगला, भाई उत्पिष्ट विश्लिष्ट इन सबके बता रखे हैं कि भाई लक्षण क्या क्या होते हैं। अब उत्पिष्ट में ऊ लग रहा है, ठीक है, बस इसी शब्द से हम पकड़ेंगे। उत्पिष्ट का सबसे पहले संधि उभयता शोफो। ठीक है, संधि के उभे, ऊ से उत्पिष्ट, ऊ से उभे। आपको याद रहेगा संधि उपेता वाला जब भी शब्द आएगा उत्पिष्ट के साथ जाएंगे। वेदना प्रादुर्भाव, भाई कब होगी इस उत्पिष्ट में वेदना? ठीक है, वेदना प्रादुर्भाव विशेषताश नाना प्रकार वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। तो उत्पिष्ट में हमारे पास एक संधि उबता आ गया, दूसरा रात्रि में पेन होगी। फिर आइए दूसरे नंबर पे विश्लिष्ट। भाई अब इसमें क्या है? शोफो वेदना सातत्यम, कि भाई शोफ होगा, ठीक है, कैसा? अल्प शोफा, शोफ अल्प है, संधि उपता शोफ था। भाई वेदना विशेष करके रात में हो रही थी उत्पिष्ट में। विश्लिष्ट में क्या हो रहा है? विश्लिष्ट है ना, अल्प शोफ हो गया। ब से विश्लिष्ट, ब से वेदना सातत्य, कॉन्टिन्यूटी में पेन हो रहा है। और लास्ट में संधि विक्रिया। अब देखो, ब से कौन कौन से विश्लिष्ट में मिल रहे हैं? एक ब वेदना सातत्य, दूसरा संधि विक्रिया। आपको याद रहेगा संधि उभयता शोध किसमें था? संधि उभे, उभे शब्द लिखा है उत्कृष्ट में। संधि विक्रिया किसमें आएगा? वह से विक्रिया, वह से विश्लिष्ट। अब अगला आता है विवर्तित। विवर्तित क्या है? कि भाई डिसलोकेशन तो हुई, साथ में रोटेशन भी हो गई। ठीक है, यूजुअली ये एल्बो उसमें डिसलोकेशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, रोटेशन भी हो जाती है। तो ये क्या है? विवर्तितम तू संधि पार्श्व अपगम, संधि पार्श्व में चली जाएगी। तो विवर्तित, विवर्तित को ऐसा लगना जैसे हम पासा लेते हैं ना, साइड लेते हैं, साइड जिन्होंने पासा लेना कहते हैं ना, साइड लेते हैं तो क्या होता है? पार्श्व वाली साइड लेते हैं ना, विवर्तित साइड लेने को बोलते हैं। विवर्तित मतलब साइड चेंज करना। तो संधि पार्श्व अपगम, तो संधि पार्श्व में चलेगी, एक चीज हमें पता चल गया। दूसरा विषम अंगता वेदना च, और अंगों में विषमता मैंने आपको बताया ना कि रोटेशन ही हो जाती है, तो विषम अंगता हमें देखने को मिलेगी और वेदना च। फिर अगला आता है आपका अवक्षिप्त। अवक्षिप्त किसकी वजह से है? संधि विश्लेष तीव्र रुजत्वम च, संधियों में विश्लेष होगा और तीव्र रुजा होगी। तो भाई अवक्षिप्त में क्या हो रहा है? संधियों में विश्लेष और साथ में इसके भाई तीव्र रुजा। फिर आइए आगे अतिक्षिप्त। अतिक्षिप्त मतलब बहुत दूर होगी। त्वयो संदेहो अस्तनो अतिक्रांतता वेदना च, कि भाई जो संधि बनाने वाली जो दोनों अस्थियां हैं ये अतिक्रांत मतलब दूर हो गई हैं और इसमें वेदना मिलेगी। ठीक है, कि भाई जो संधि को बनाती है, जैसे फर्ज किया कि भाई शोल्डर जॉइंट है ना, तो भाई ह्यूमरस और जो हमारा ग्लेनोइड कैविटी है, अगर ये भाई दूर हो गए दोनों के दोनों पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अतिक्षिप्त। तो अतिक्षिप्त हमें शब्द से पकड़ लेंगे, अतिक्षिप्त द्वयो संदेह अस्तनो अतिक्रांतता, अतिक्रांतता बहुत दूर हो जाएंगे और वेदना मिलेगी। फिर अगला आता है तीर्यक्षिप्त। तीर्यक्षिप्त क्या होगा? तू एक अस्थि पार्श्व अपगमनम,
एक अस्थि जो है वो पार्श्व में चली गई, वेदना च इति, और इसमें वेदना भी होगी। तो हमारे पास क्या आया ये, कि सबसे पहला आता है हमारे पास कि भाई उत्पिष्ट, उत्पिष्ट में हमने किस चीज से याद किया दोस्तों, कि ऊ से उत्पिष्ट, ऊ से उभयता। भाई दूसरा नंबर पे इसमें क्या होगा, वेदना कब होगी, रात्रि में। दूसरे नंबर में हमने क्या देखा, विश्लिष्ट, विश्लिष्ट में ब से विश्लिष्ट संधि विक्रिया वेदना सातत्य। फिर अगला तीसरा नंबर पे आता है विवर्तित, विवर्तित में क्या है, संधि पार्श्व में लेट, विवर्तित मतलब साइड ले लिया उसने, संधि पार्श्वापगमनम। और विषमांग वेदना। अवक्षिप्त में क्या होगा, अवक्षिप्त में संधि विश्लेष होगा। फिर भाई अतिक्षिप्त में क्या होगा, द्वयो संध्यो अस्तनो अतिक्रांतता, बड़ी दूर हो जाएंगी अस्थियां और वेदना होगी। फिर अगला आता है आपका तिर्यक्षिप्त, तिर्यक्षिप्त में क्या होता है, एक अस्थि पार्श्व अपगमन। ठीक है, कि एक अस्थि जो है पार्श्व में चली जाती है और अत्यर्थ वेदना च इति, और कॉन्टिन्यूटी में बहुत ज्यादा पेन होता है। ये इस तरीके से संधि मुक्त हमारे 6 प्रकार के खत्म हुए। तो संधि, देखो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसा, भग्न कितने प्रकार के हैं, तो आंसर 2 लगता है। ठीक है, आंसर 2 लगता है। फिर उसमें भी संधि मुक्त कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। कांड भग्न कितने प्रकार का है, 12 प्रकार का। कांड भग्न का एक भेद खुद कांड भग्न है, इतना कांडी है ये, देखो आप। कांड भग्नम, ये कितने हैं दोस्तों, ये 12 प्रकार के हैं। ठीक है, आइए, कौन से, कर्कटक आशोकरणम चूर्णितम पिच्चितम अस्थि शल्यतम कांड भग्नम। कांड भग्न का एक भेद क्या है, कांड भग्न ही। मज्जा अनुगत अतिपाततम वक्रम छिन्नम पाटितम स्फुटितम, ये सबको सब हम पढ़ेंगे लक्षण अभी आगे। शब्यथु बाहुल्यम। ठीक है, शब्यथु बाहुल्यम। अब क्या होगा भाई, जैसे ही फ्रैक्चर होता है क्या वहां पे शोथ का बढ़ जाना। ठीक है भाई, क्या डिसलोकेशन में भी होता है, बिल्कुल होता है डिसलोकेशन में। अगर भाई डिसलोकेशन में ऐसा हमें कंडीशन देखने को मिलती है, तो शब्द बाहुल्य हमें वहां पे भी मिलता है देखने को। ठीक है, तो शब्द बाहुल्यम, शब्द बाहुल्यम स्पंदन विवर्तन स्पर्श असहिष्णुतम अपीड्यमाने शब्दे, कि स्पंदन विवर्तन ऐसा करने से, जब हिलेगी टांग तो ऑब्वियस है ना दर्द होगी, हिलेगी बाजू, जो फ्रैक्चर होगा तो वो पेन करेगा। ठीक है, तो अगर आप उसको स्टेबल कर देते हैं पेन खत्म हो जाता है। तो क्या बोल रखा है, स्पंदन विवर्तन स्पर्श असहिष्णुता, और अब पीड्यमाने शब्दा, पीड़न करने पर शब्द हो जिसपे अपीड्यमाने शब्दा। फिर सरसांगता, विविध वेदना प्रादुर्भाव, और सर्व अवस्थासु ना श्रम लाभ, इसको हाईलाइट कर लेना। क्वेश्चन पूछा, सारी अवस्थाओं में उसको शांति नहीं मिलती जब तक कि आपने स्प्लिंटेज प्रोवाइड नहीं कर दी। ठीक है, फिर आइए आगे। तो इसमें आपको क्या पता चलेगा भाई, हमने जब संधि मुक्त के लक्षणों को बेटा देखा था, संधि मुक्त के सामान्य लक्षण, तो हमने क्या पढ़ा था, 3 चीजें। 3 चीजें कौन सी 3 चीजें थी, पहला भाई प्रसारण कुंचल विवर्तन और अक्षेपण अशक्ति होगी। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा भाई, उसमें क्या हो रही है, पेन कैसी हो रही है, उग्रजुत्वम। और तीसरा हमने स्पर्श असहत्वम। स्पर्श असहत्वम यहाँ पे भी है, स्पर्श असहिष्णुता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपीडे माने शब्द, मतलब अगर आप उसको फ्रैक्चर वाइज उसको पकड़ेंगे तो ऑब्वियस ना वो कैपिटल सुनाई देता है बोन्स का। दूसरे नंबर पे शॉट मिलता है, क्योंकि वहां पे ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है तो वहां पे वही स्वेलिंग देखने को मिलती है हमें। फिर सर्व अवस्था सुना श्रम लाभा, बोला किसी भी अवस्था में उसको भाई शांति नहीं मिलती है। फिर आइए अगला, अब ये आपको याद रहेगा ना, कि भाई स्पर्श सहिष्णुता, भाई अपीड़े माने शब्द, पीड़न करने पर क्रेपिटस साउंड सुनाई देती है, अपीड़े माने शब्द। फिर भाई आपका शब्द बाहुल्य मिलेगा। फिर आपका सर्व अवस्था सुना श्रम लाभा, किसी भी अवस्था में उसको भाई शांति नहीं मिलती है, क्योंकि भाई पेन इतना ज्यादा होता है। जैसे ही वो बोन यहाँ वहां हिलती है तो ऑब्वियस वो मसल के ऊपर ट्रॉमा करती है। ठीक है, आइए जरा, फिर आइए सबसे पहला भगन आता है कर्कटक। ठीक है, बोला विशेष तस्तु समूढ़ उद्यतो अस्थि मध्य भग्नम ग्रंथि उन्नता, कि अस्थि के मध्य का भग्न है। ठीक है, समूढ़ उद्यतो दोनों साइड से उठा हुआ। ठीक है, और कहां से टूटी है अस्थि, मध्य से। तो अगर मध्य से टूटी है तो कौन है वो, कर्कटक। उसको याद रखना है, मरकट से, मरकट पीछ से तोड़ देता है डालियों को।
ठीक है, फिर आइए अगला, अश्व कर्णवत भाई उद्गतम, याद करने की जरूरत तो नहीं, अश्व के कान के तरह उठा हुआ, अश्व कर्णम। और इसका क्या बोल रखा है कि भाई स्पृश्यमानम शब्द, ये किसके लिए बोल रखा है कि स्पर्शन करने पर ही शब्द हो जाए, ये चूर्णित के लिए, जिसमें मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। ठीक है, तो स्पृश्यमानम शब्द चूर्णितम, तो स्पृश्यमानम शब्द का मतलब है कि भी जिसको स्पर्श करते हैं शब्द साउंड क्रैप्टे सुनाई देने लग पड़े, ये चूर्णित वाला भगन है। फिर आइए अगला, पिच्चितम, पिच्चितम क्या हो गया कि भाई कोई बड़ी लोडेड चीज उसकी, जैसे ट्रक निकल गया टांगों के ऊपर से, हाथ के ऊपर से, है ना, तो क्या होगा, हड्डियां कंप्रेस हो जाएंगी ना, पृथुता, पृथुता मतलब हड्डियां चपटी हो जाएंगी, पृथुतागतम अनल्प शोफा। ठीक है, इसको हाईलाइट करेंगे, पिच्चित को देखो, पिच्चितम पृथुतागतम, कि भाई पिच्चित में क्या होगा, पृथुता चौड़ापन आ जाएगा, और अनल्प शोफम, शोफ मतलब, अनल्प मतलब बहुत ज्यादा शोफ। ठीक है, पृथुतागतम अनल्प शोफम, ये पिच्चित का है। पिच्चित वर्णों में भी जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद अगला चिकित्सा स्थान ही आएगा, वहां पिच्चित, तो वहां पे भी यही आएगा, चपटापन आना। ठीक है, पृथुता का। फिर आइए आपका अस्थि छल्लित, अस्थि छल्लित क्या है आपका, स्पाइरल टाइप का या ओब्लिक टाइप का फ्रैक्चर चल रहा है अभी। ठीक है, देखो, पार्श्वयोर अस्थि, पार्श्वयोर अस्थि हीन उद्गतम अस्थि शल्लितम। ठीक है, तो अब हमारे पास अगला कौन सा आता है ये, कि भाई हीन उद्गत अस्थि शल्लित क्या बोल रखा है कि जिसमें एक अस्थि ऊपर को एक नीचे को हो, भाई वो क्या है हमारा अस्थि शल्लित। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कांड भगन, कांड भगन, अच्छा अस्थि मध्य से किसमें टूटी, करकटक में। कांड भगन क्या, बेलते प्रकंपमानम, बेलते प्रकंपमान क्या मतलब क्या होगा कि भाई हिलाने से कंपन होना शुरू हो जाए जिसको। ठीक है, इसको फिर से हाईलाइट कर लेना, बेलते प्रकंपमानम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कांड भगन का। ठीक है, पहला एक क्वेश्चन पूछा गया था, कांड भगन है, भगन का एक प्रकार, कांड भगन का एक प्रकार, दोनों आंसर है। भगन का भी प्रकार कांड भगन है, और कांड भगन का भी प्रकार कांड भगन है। तो कांड भगन क्या है, दोनों के प्रकार, कांड भगन का भी प्रकार है और भगन का भी प्रकार है। ठीक है, और बेलते प्रकंपमानम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आइए भाई मज्जा, कि भाई मज्जानुगत, मज्जानुगत क्या होती है दोस्तों, मज्जानुगत क्या होता है कि भाई फ्रैक्चर, भाई जो फ्रैक्चर हुआ एक बोन दूसरी, मतलब इंपैक्टेड फ्रैक्चर जो होता है कि एक बोन जो दूसरी बोन के बीच में घुस गई। ठीक है, तो वही लिख रखा है, अस्थ्यो अवयव अस्थि मध्य अनुप्रवेश, याद करने की जरूरत तो नहीं कि अस्थि के अवयव अस्थि के मध्य में अनुप्रवेश हो मज्जा, इसको याद नहीं करेंगे हम। फिर आइए भाई आपका अगला आता है भाई कौन से वाला फ्रैक्चर ये आपका अतिपातित, अतिपातित ये कैसा होता है अतिपातित, कि भाई अस्थि निशेषता छिन्नम अतिपातितम, कि भाई अस्थि निशेष छिन्न जो है ये किसका लक्षण है, कि जिसमें अस्थि निशेष रह जाए वो अतिपातित का है, जिसमें पूरी की पूरी अस्थि टूट जाए, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, कंप्लीट फ्रैक्चर हो गया वो क्या है, अतिपातित। ठीक है, पूरा का पूरा अस्थि निशेषता छिन्नम, तो इसको हाईलाइट कर सकते हैं हम, अस्थि निशेषता अतिपातितम। फिर आइए अभुग्न अभिमुक्त अस्थि, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आ गया। अभुग्न अभिमुक्त अस्थि वक्रम, ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के बारे में आ गया जो बच्चों में मिलता है हमें, कि भाई आभुग्न अभिमुक्त अस्थि, आभुग्न मतलब जो कैसा हो जाए, भाई हमारे पास झुक जाए। ठीक है, अभिमुक्त अस्थि जिसमें अस्थि टूटे ना, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास है भाई वक्र। फिर अगला आता है भाई आपका छिन्नम। ठीक है, छिन्न, छिन्न के लिए क्या बोल रखा है, अ, अन्यतर पार्श्वम अवशिष्टम छिन्नम, कुछ नहीं है। पाटितम अणु बहु विदारितम वेदनावत, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए। ठीक है, अणु बहु, ठीक है, इसको क्या बोला गया है हमारे पास, जो पाटित होके बहुत इसमें टूट गया है, ये वाला कौन सा हमारे पास है। ठीक है, ये वाला, ओहो, ये है हमारे पास पाटित। ठीक है, जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट गया है। और लास्ट में आता है शूक पूर्णम इव आधमातम विस्फुटीकृता, इस इसको हाईलाइट कर लेना, शूक पूर्णिम आदमातम। ठीक है, ये आपका क्या है आपका कांड भग्न का सबसे अंतिम प्रकार। ठीक है, फिर ये इनमें से
कृच्छ साध्य भग्न कौन से हैं, इनको हाईलाइट करेंगे, बस इसके बाद बंद कर देंगे हम। ठीक है। अक्षी को चूम, ठीक है, छी चूम, ठीक है, इसको कैसे याद रखना है, अच्छी को चूम, ठीक है भाई। अ से अतिपातित, छी से छिन्न, चू से चूर्णित, म से मज्जानुगत, ये कैसे हैं, ये भग्न कृच्छ साध्य हैं। और भाई और किस किस के भग्न कृच्छ साध्य हैं, कृच्छानाम वृद्धानाम बालानाम क्षत क्षीण कुष्ठ श्वास संधि उपगतम च इति, कि जो कृच्छ हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं, है ना, और जो भाई क्षत क्षीण से पीड़ित हैं, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, जो श्वास रोग से पीड़ित हैं, इनके भग्न जो है ये भी कैसे हैं, ये कृच्छ साध्य हैं। अब आगे इसमें थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ठीक है। भिन्नम कपालम, ये इनको अलग अलग हाईलाइट कर लेना। ठीक है। भिन्नम कपालम, की कपालास्थि का भिन्न भग्न। फिर दूसरा, कट्याम तो संधि मुक्तम तथा च्युतम, कटी का संधि मुक्त और संधि च्युत होना। फिर तीसरे नंबर पे, जगनम प्रतिपिष्टम, कि जगन संधि का प्रतिपिष्ट या उत्पिष्ट भग्न, ये असाध्य है। तो असाध्य में कपालास्थि का भिन्न, कपालास्थि भिन्न हो जाए, कंडी कटी जो है संधि मुक्त और संधिच्युत हो जाए, और जगन का उत्पिष्ट भला, तो ये इसको वर्जित कर देना चाहिए। फिर आइए आगे, अ, अगला आता है फिर से, अस सलिष्टम कपालम तू ललाटे चूर्णितम च यत, कि भाई हमारे पास असलिष्ट कपालम एक नंबर, दूसरे नंबर पे ललाटे चूर्णितम च यत, तीसरे नंबर पे भगन स्तनांतरम, ठीक है, शंख पृष्ठ मूर्धन्यम च, और शंख पृष्ठ और सिर के भगन को छोड़ देना चाहिए। तो इसको भी असाध्य बोल रखा है। तो असाध्य वाले पहले क्या हो गया, भिन्नम कपालम, की कपालास्थि का भिन्न भगन, ये शब्द याद रखना भाई। कटी का संधि मुक्त और संधिच्युत होना, जगन का उत्पिष्ट भगन, ये जो मल संधि मुक्त उत्पिष्ट टाइप की, तो ये क्या है, तीनों के तीनों असाध्य हैं। इसके अलावा अश्लिष्टम कपालम, की कपालास्थि का अश्लिष्टम मतलब अलग अलग होना, एक नंबर, ललाट का चूर्णित हो जाना, तीसरा नंबर पे, भगन कहाँ पे, स्तनांत्र पे, स्तनांत्र में भगन हो गया हो किसी को, शंख पृष्ठ मूर्धना, इन सब के भगनों को हमें असाध्य समझ के छोड़ देना चाहिए। फिर आइए आगे, आदितो यत, ठीक है, कि आदि तो यत, कि जो ये अस्थि बगन होने की पूर्व ही में खराब हो या जन्म से ही खराब हो, जिस टूटी हुई अस्थि में भाई, जो भाई आपका जन्म से ही खराब है, ठीक है, सम्य के मित करने पर भी अनुचित रखने, अनुचित बंधन बांधने से, बगन को हिलाने से विकृत हो जाते हैं, ऐसे रोगियों की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। कि और किसकी नहीं करनी चाहिए चिकित्सा, जो भाई जन्म से ही जिनकी खराब है सिस्टम सारा, ठीक है। फिर आइए भाई, कौन सी एज के भाई भगन जो हैं, ठीक है, कौन सी एज के भगन बता रखे हैं, मध्यस्य वयस्यो अवस्थितो तीसरो या परिकीर्तता, तत्र स्थिरो भवेत जंतु उपक्रांतो विजानता, कि भाई उसकी जो, जिसकी मध्य वय है, तीन वयों में किसकी, जिसकी जो मध्य वय है, ठीक है, जो तीनों अवस्था में मध्य वय वाला वैद्य है, इसका भगन जो है ये कैसा होता है, ठीक हो जाता है। तो किसका भगन जल्दी ठीक होता है, मध्य वय वाले का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाल मत मारना वहां पे। फिर आइए आगे, ये एक रेफरेंस पूछा जाता है, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना, हाँ ठीक है। आइए, तरुणास्थि नम्यते, तरुणास्थि मतलब, ओहो, तरुणास्थि मतलब जो हमारे पास बच्चों की जो बोन्स होती है, ठीक है, नम्यंते तरुणास्थि, या तरुणास्थि ये कानों वाली लो है ना, जो ये कार्टिलेजिनियस पार्ट है, ठीक है, ये तरुणास्थि नम्यते, ये झुक जाते हैं, ठीक है। फिर आइए दूसरा, भज्यंते नलकानी, अगर नल का अस्थि को करोगे तो ये भज जाएंगी, पर ये टूटेंगी, मतलब वैसा नहीं होगा, भज्यंते नलकानी। फिर तीसरा नंबर पे, कपालानि विविध्यंते, और कपाल अस्थि क्या होगा, विदीर्ण हो जाती हैं, स्फुटांती रुचकाणी, और रुचक अस्थियां स्फुटन मतलब फूट के बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो स्फुटंती रुचकानी, की भाई स्फुटन कौन सी अस्थियों का होता है, रुचक अस्थि, रुचक अस्थि किसका होता है, दांतों को। तो हमारे पास ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ गए। तो साइड में लिख लेंगे अष्टांग हृदय का, अष्टांग हृदय, तरुण अस्थि भुज्यन्ते, तरुण अस्थि भुज्यते, दूसरे नंबर पे नलकानी,
नल का अस्थियां जो हैं भज्यन्ते, ठीक है, भुज्यते भज्यन्ते, इन दोनों को समझना, ठीक है। और अन्य, उन्होंने अन्य क्या बोला, स्फुटंती, बस ये तीन ही शब्द बोल रहे हैं उन्होंने। अन्य स्फुटंती, बोला कि भाई तरुणास्थि जो भुज्यते, नलकानी भज्यते, और अन्य स्फुटंती, बस कहानी खत्म अष्टांग हृदय ने। हालांकि चरक ने ज्यादा, सॉरी सुश्रुत ज्यादा अच्छे बोला कि तरुणास्थि झुक जाती है, नलकानी भज्यन्ते, और भाई आपका कपालानी विविध्यन्ते, और लास्ट में स्फुटंती रुचकानी। इस तरीके से हमारा भगन सारे के सारे खत्म हुए। इन भगनों में भी मैं कांड भगन पे फिर से आपको 2 मिनट के लिए फोकस करा देता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है। अस्थि मध्य में भग्न कौन सा होगा, वो कर्कटक है। अशुभ करण के समान होगा, वो अशुभ करण ही है। चूर्णित जो है वो उसमें क्या होगा, स्पृश्यमानम शब्दम। चूर्णित जो है, जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हो गए जिसके, तो हाथ लगाओगे तो क्रैपिटस साउंड सुनाई देगा, स्पृश्यमानम शब्द। भाई तीसरे नंबर पे आता है आपका पिचित। पिचित कैसा होता है, पृथुतागतम अनल्प शोभम। अनल्प मतलब बहुत ज्यादा शोभ होगा। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता है। अन अल्प मतलब अल्प से अल्प नहीं है, तो अल्प नहीं है तो क्या होगा, ज्यादा। तो अनल्प शोभम है, पृथुता गतम अनल्प शोभम, ये किसका है भाई, हमारे पास पिचित का है। फिर भाई एक पार्श्व में चलेगी अस्थि, वो क्या है आपका, अस्थि शल्लित है। फिर हमारा बेलते प्रकंपमानम, ये फिर से इंपॉर्टेंट है। फिर ये कांड बगन का है। फिर एक अस्थि अभी दूसरे में घुस जाता है, मज्जानुगत है, याद करने की। अस्थि निशेषता कंप्लीट फ्रैक्चर के लिए बोला गया, अतिपातित के लिए। अभुग्न अभिमुक्त अस्थि, ये किसके लिए बोला गया, वक्र के लिए बोला गया, ग्रीनसिक फ्रैक्चर जो होते हैं हमारे। फिर अन्यत्र पार्श्व अवशिष्टम छिन्नम, पाटितम अणुबहु, ठीक है, अणुबहु मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में टूट जाए वो पाटित है। और शूक पूर्ण आदमातम, शूक पूर्ण के समान होता है, स से शूक पूर्ण, स से स्फुटित, ठीक है। तो ये इसको याद रखना आप। इस तरीके से हमारा सारा का सारा खत्म हो गया। तो कृच्छ साध्य कौन से हैं, अक्षी को चूम, साथ में इसके बालक वृद्ध कृच्छ, और कुष्ठी नाम, श्वासी नाम, कुष्ठी श्वासी, और एक और कौन था, क्षत क्षीण वाले व्यक्ति को, इनके कृच्छ साध्य हैं, ठीक है। असाध्य कौन सा है, इनसे कपाल अस्थि का कौन सा, भिन्नम कपालम, कटी का कौन सा, संधिमुक्त संधियुक्त, जगन का कौन सा, उत्पिष्ट, ये असाध्य है। अश्लिष्टम कपालम, ललाटे चूर्णितम, भगन स्तनांतरम, शंखम मूर्धि, शंख पृष्ठे मूर्धना च वर्जेत, इन सारों को छोड़ देना चाहिए। तो और कौन सी अवस्था के, मध्यम अवस्था के भगन, मतलब मध्य अवस्था में भगन सारे के सारे सेट हो जाते हैं। कल हम मुख रोगों के बारे में लिखेंगे, कल आप पेज रखना साथ में, उसको लिखेंगे, और परसों हमारा ये खत्म हो जाएगा मोस्ट लाइकली। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।